हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय खाली स्थान द्वारा दिया गया। मतलब क्या है? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया। देखेंगे ऑप्शन। पहला ऑप्शन है टॉलमैन, दूसरा ऑप्शन है बंडूरा, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक और चौथा ऑप्शन है कोहलर। तो दोस्तों, आप सभी को जानकारी होगी, ये चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ा भी रखी है बंडूरा की थ्योरी पढ़ाते टाइम, कि प्रेक्षणात्मक अधिगम का संप्रत्यय या प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये प्रतिपादित किया गया दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, उदाहरण के आंतरिक विश्लेषण कामा वर्गीकरण कामा नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं। दोस्तों, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उदाहरण के आंतरिक विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं। देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है निगमन विधि के, अगला ऑप्शन है आगमन विधि के, अगला ऑप्शन है अंतरदर्शन विधि के, या अगला ऑप्शन है बहिर्दर्शन विधि के। तो दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए। उदाहरण के आंतरिक विश्लेषण, तो उदाहरण के आंतरिक विश्लेषण वाली बात जहां पे आएगी तो वहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, आगमन विधि। दोस्तों, आगमन विधि जो है वो आपकी उदाहरण से नियम की ओर चलती है, ये चीज भी याद रखिए। आगमन विधि जो है वो उदाहरण से नियम की ओर चलती है, नियम की ओर। और अगर निगमन विधि की बात कर ली जाए तो निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। तो दोस्तों, अगर यही क्वेश्चन होता नियम के आंतरिक विश्लेषण वर्गीकरण नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है, तो उस स्थिति में आपका ऑप्शन नंबर ए निगमन विधि सही होता। लेकिन यहाँ पे उदाहरण के आंतरिक विश्लेषण वर्गीकरण एवं नियमीकरण की बात कर रहा है, तो आपका क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही होगा? आगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। देखेंगे, पहला ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, दूसरा ऑप्शन है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, अगला ऑप्शन है टर्नल सिंड्रोम और अगला ऑप्शन है विल्सल सिंड्रोम। तो दोस्तों, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, वो कौन सी अवस्था कहलाती है? तो दोस्तों, वो अवस्था डाउन सिंड्रोम कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, ये किसने कहा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखेंगे, पहला ऑप्शन है वुडवर्थ, अगला ऑप्शन है गैरेट, अगला ऑप्शन है हालैंड और अगला ऑप्शन है थॉर्नडाइक। तो दोस्तों, बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, ये किसने बोला है? ये बोला है वुडवर्थ महोदय ने। बहुत ही इनकी ये फेमस डिफिनीशन है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां भी एक डिफिनीशन दोस्तों पूछी गई है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार के संजोए है। दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। एक डिफिनीशन दी है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन कहा है। देखेंगे, पहला ऑप्शन है टिचनर का, या दूसरा ऑप्शन है विलियम वुंट का, अगला ऑप्शन है वुडवर्थ का और अगला ऑप्शन है मैकडूगल का। तो दोस्तों, ये किसने कहा है? ये कहा है वुडवर्थ साहब ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, ध्यान रखना, डिफिनीशन से आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जहां तक कि यूपी टेट की बात कर लें तो 2 नंबर की डिफिनीशन से क्वेश्चन जरूर आते हैं, और आपके यूपी पीआरटी में भी मनोविज्ञान के सेक्शन में
1 से 2 नंबर की डिफिनीशन जरूर पूछी जाएगी, तो आप इन डिफिनीशनों को कहीं नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेंगी आप लोगों के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह क्वेश्चन यूपी टेट 2018 में पूछा गया था कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। आप लोगों को यह चीज बतानी है। देखेंगे, पहला ऑप्शन है एरिक्सन, अगला ऑप्शन है फ्रायड, अगला ऑप्शन है कोहलर और अगला ऑप्शन है वाटसन। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, के अनुसार इदम, अहम, पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। मतलब किसके अनुसार इदम, अहम और पराहम ये व्यक्तित्व के 3 घटक बताए गए। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है सीडीपी में। देखेंगे, पहला ऑप्शन है बंडूरा, दूसरा है युंग, तीसरा है एडलर और चौथा है फ्रायड। तो दोस्तों इदम, अहम, पराहम ये व्यक्तित्व के 3 घटक किसने बताए हैं? तो इड, ईगो या सुपर ईगो, इनको ये इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इदम को इड, इसको बोलते हैं ईगो और पराहम को बोलते हैं सुपर ईगो, ये पराहम को बोलते हैं। तो दोस्तों इड, ईगो और सुपर ईगो ये किसके द्वारा व्यक्तित्व के 3 घटक बताए गए? तो ये फ्रायड महोदय द्वारा बताए गए। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, फ्रायड आप लोगों की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा सा फोकस करिएगा कि इड, अहम और पराहम ये फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 घटक बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? ध्यान देना कि किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग इसका भी आंसर बिल्कुल सही बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी लैंग्वेज टेढ़ी है, लेकिन आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। देखेंगे, पहला ऑप्शन है वाटसन, दूसरा है स्किनर, चौथा है गुथरी और चौथा है थॉर्नडाइक। तो दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पहले आप लोग यही समझ लीजिए। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? स्किनर। और दोस्तों वहां पे यही चीज कही गई है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अन्य व्यवहारों की भांति भाषा को भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखने जाने पर बल दिया है? तो वो स्किनर ने ही कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम एज इट इज यही क्वेश्चन आपके सुपर टेट 69,000 में पूछा जा चुका है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। देखेंगे, पहला है मानसिक विकार से, दूसरा है गणितीय विकार से, अगला है पठन विकार से, अगला है व्यवहारिक विकार से। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? पठन विकार से, पठन अक्षमता से है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों गणितीय विकार की बात कर ली जाए तो इसके द्वारा क्या होगा? कैलकुलिया। और दोस्तों अगर लेखन की बात कर ली जाए, लेखन अक्षमता, तो वो होती है डिस्ग्राफिया। ये लेखन अक्षमता होती है। आप लोग दोस्तों याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शैशवावस्था में बच्चों का क्रियाकलाप खाली स्थान होते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं, ये चीज पूछी गई है। देखेंगे, पहला ऑप्शन है दोस्तों मूल प्रवत्तात्मक, अगला है संरक्षित, अगला है संज्ञानात्मक, अगला है संवेगात्मक। तो दोस्तों शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं, ये चीज आप लोगों को बतानी है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूल प्रवृत्तियों द्वारा बच्चे शैशवावस्था की आयु में सीखते हैं, वो उसी मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ही उनका सारा का सारा काम होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मूल प्रवृत्तात्मक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सृजनशील मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। ये दोस्तों एक परिभाषा दी है। परिभाषा क्या है देखेंगे। सृजनशील मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक क्रिया है। उपर्युक्त कथन किसके द्वारा दिया गया? उपर्युक्त कथन किसके द्वारा दिया गया देखेंगे। पहला ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, अगला है जेम्स ड्रेवर, अगला है रॉस और अगला है स्किनर। तो दोस्तों सृजनशील मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक क्रिया है, ये क्रो एंड क्रो ने बोला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपर्युक्त कथन किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों ये भी एक डिफिनीशन है और ये किसके द्वारा दी गई ये पूछा गया है। डिफिनीशन क्या है देखेंगे। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए, ये किसने कहा है? पहला ऑप्शन है प्लेटो ने, अगला ऑप्शन है रूसो ने, अगला ऑप्शन है अरस्तु ने या अगला ऑप्शन है रॉस ने। तो दोस्तों ये बोला है रूसो ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए, ये किसने बोला है? ये रूसो ने बोला है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों को ये चीज बतानी है कि अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति यानी कि जो स्वयं में प्रेम करते हैं उनको क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन है देखेंगे। पहला है आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, अगला है अहंकारी प्रवृत्ति, अगला है नार्सिज्म प्रवृत्ति और अगला है हिप्रोटिज्म प्रवृत्ति। तो दोस्तों स्वयं में प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है? नार्सिज्म। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था? अपने आप में प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है या स्वयं में प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है नार्सिज्म प्रवृत्ति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है देखेंगे। पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, अगला ऑप्शन है शैशवावस्था, अगला है किशोरावस्था और अगला है प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? आप सभी इस चीज़ से परिचित होंगे, इस अवस्था से परिचित होंगे। तो दोस्तों किशोरावस्था के अंदर बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, आप लोग याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? यानी कि SOR थ्योरी किसके द्वारा दी गई, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है वाटसन द्वारा या अगला ऑप्शन है कोल्फा द्वारा, अगला है कोहलर द्वारा और अगला डी ऑप्शन है गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिकों द्वारा। तो दोस्तों SOR थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? SOR थ्योरी का प्रतिपादन किया है वाटसन साहब ने। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है CAT ये व्यक्तित्व का एक परीक्षण होता है दोस्तों। CAT TAT आप सभी लोग जानते होंगे। CAT व्यक्तित्व परीक्षण की रचना निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई? इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी क्वेश्चन है। यूपी टेट ऐसे ही क्वेश्चनों को बनाता है। तो आप लोगों को ये बताना है कि CAT व्यक्तित्व परीक्षण, ये एक व्यक्तित्व परीक्षण होता है, ये भी आप लोग याद रखना। ये किसके द्वारा दिया गया देखेंगे। पहला ऑप्शन है थ्रस्टन द्वारा, अगला है मार्गन एवं मूरे द्वारा, अगला ऑप्शन है लियोपार्ड बाइकल द्वारा या अगला ऑप्शन है फ्राइड द्वारा। तो दोस्तों CAT एक व्यक्तित्व परीक्षण है, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों ये दिया गया है किसके द्वारा? बाइकल द्वारा, लियोपोल्ड बाइकल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों और जो ये TAT होता है, TAT ये भी एक व्यक्तित्व परीक्षण है, ये किसके द्वारा दिया गया? TAT ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया मुरे एवं मार्गन द्वारा। ये चीज भी आप लोग याद रखना। CAT दिया गया बाइकल द्वारा, बाइकल नहीं सॉरी दोस्तों बैलक द्वारा, लियोपोल्ड बैलक, और TAT दिया गया है मुरे एवं मार्गन द्वारा। आप लोग दोस्तों याद रखना।
तो CAT यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रथम वयस्क बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं। प्रथम वयस्क बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखेंगे, पहला ऑप्शन है कैटेल, पहला ऑप्शन है कैटेल, दूसरा है बिने, तीसरा है वेस्लर और चौथा है स्पीयरमैन। तो दोस्तों प्रथम वयस्क बुद्धि परीक्षण, प्रथम वयस्क बुद्धि परीक्षण या प्रथम बार बुद्धि परीक्षण किसने किया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिने और साइमन द्वारा ये किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिने, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। 16 पीएफ, 16 पीएफ क्यों होता है वैसे दोस्तों, तो 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है सृजनात्मकता, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व, तीसरा ऑप्शन है अभिरुचि और चौथा ऑप्शन है बुद्धि। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि 16 पीएफ ये किसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों ये भी एक व्यक्तित्व परीक्षण है, जैसे CAT और TAT ये व्यक्तित्व परीक्षण है, ऐसे ही दोस्तों 16 पीएफ ये भी एक व्यक्तित्व परीक्षण है। तो ये किसके मापन हेतु किया जाता है, यहाँ पे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व मापन के लिए 16 PFQ का प्रयोग किया जाता है, आप लोग दोस्तों याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, संरचनावाद तथा प्राकर्यवाद मनोवैज्ञानिकों ने खाली स्थान का अध्ययन किया। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, संरचनावाद तथा प्राकर्यवाद मनोवैज्ञानिकों ने का अध्ययन किया, किसका अध्ययन किया, आप लोगों को ये चीज बतानी है। पहला ऑप्शन है अचेतन, अगला है भावनाएं, अगला है बोधगम्य और अगला है चेतना। तो दोस्तों संरचना तथा प्राकर्यवाद मनोवैज्ञानिकों ने किसका अध्ययन किया, तो संरचना एवं प्राकर्यवाद मनोवैज्ञानिकों ने चेतना का अध्ययन किया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे में 3 महीने की आयु में कौन सा संवेग अभिलक्षित होता है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि जब बच्चा 3 महीने की 3 मंथ का होता है तो उसमें कौन सा संवेग अभिलक्षित होता है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है आनंद और कष्ट, अगला है ईर्ष्या, अगला है भय और क्रोध और अगला है हर्ष। तो दोस्तों 3 महीने की आयु में बच्चों में कौन सा संवेग अभिलक्षित होता है, तो वो आनंद एवं कष्ट ये संवेग अभिलक्षित होता है। आप लोग याद रखना, जब बच्चा 3 महीने का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आनंद और कष्ट। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों शेयर भी करें। विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके शिक्षक भर्ती के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई है। तो दोस्तों वो आयोग आपका एग्ज़ाम जल्द ही कंडक्ट कराएगा। संभवतः फरवरी या मार्च में आप लोगों को यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं। आप सभी जानते हैं कि CDP एक ऐसा पार्ट है कि यहाँ से नंबर बहुत बच्चों के कम आते हैं। तो दोस्तों आप लोग अभी से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।